वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएसई 2016 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 7 की। यह प्रश्न है, पश्चिमी अफ्रीका में उपनिवेश विरोधी संघर्षों को पाश्चात्य शिक्षित अफ्रीकियों के नव संभ्रांत वर्ग के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। परीक्षण कीजिए। 200 शब्द और 12.5 अंक के इस प्रश्न में जो बात आपको ध्यान देनी है वह यह है कि अफ्रीका का जो पश्चिमी क्षेत्र है, यानी पश्चिमी अफ्रीका में जो उपनिवेश विरोधी संघर्ष हुआ था, उसमें पाश्चात्य शिक्षित अफ्रीकियों के नव संभ्रांत वर्ग के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। इस बात का परीक्षण करना है। यह स्पष्ट है कि उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में जो संघर्ष चला था 20वीं शताब्दी का, उस संघर्षों की एक प्रमुख विशेषता ये थी कि उसका जो नेतृत्वकारी तबका था, हम भारत के संदर्भ में भी बात करें तो उसका जो नेतृत्वकारी तबका था वह उस देश का संभ्रांत वर्ग था, वह उस देश का कुलीन वर्ग था, वह उस देश का आधुनिक शिक्षा प्राप्त वर्ग था जो सामाजिक और आर्थिक रूप से उच्च वर्ग में आता था, सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न था और जिसने अंग्रेजी शिक्षा धारण की थी, जिसने आधुनिक शिक्षा धारण की थी और उस आधुनिक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में उसने जहां एक ओर अपने देश जो कि उपनिवेशवाद का शिकार था, वहां के लोगों का जो शोषण हो रहा था उसको वो देख रहा था, और दूसरी ओर वह यूरोप के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से, जनतांत्रिक व्यवस्थाओं से लगातार उद्वेलित हो रहा था और उन लोकतांत्रिक मूल्यों, उन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अपने देश में भी स्थापित करना चाहता था, अपने लोगों की मुक्ति से भी जोड़ना चाहता था। तो यह वर्ग, नवसंभ्रांत वर्ग जो था, यह उस परिप्रेक्ष्य में भी था, आधुनिक शिक्षा प्राप्त वर्ग भी था। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि यह सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जहाँ भी उपनिवेशों के में जो उपनिवेशित शक्तियां थीं, उनके खिलाफ जो संघर्ष चल रहे थे, उन संघर्षों को नेतृत्व प्रदान करने वाला इसी तरह का वर्ग था उन देशों का। पश्चिमी अफ्रीका के साथ भी यही है। यहाँ पूरे अफ्रीका की बात नहीं हो रही है, यहाँ पश्चिमी अफ्रीका की बात हो रही है। तो पश्चिमी अफ्रीका के साथ भी यही था। वहाँ पर जो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन चल रहे थे, उसको वहाँ के पढ़े लिखे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो वर्ग था, लोकतांत्रिक आंदोलनों से जो प्रेरित वर्ग था, वह उसे नेतृत्व प्रदान कर रहा था। और इसी परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न को करना है और इसमें उन नेतृत्वकारी तबकों के, नेता व्यक्तियों के नाम देने होंगे, विभिन्न विभिन्न देशों के, अलग अलग देशों के, पश्चिमी अफ्रीका के, जो उस देश वो अपने अपने देश में इस तरह के आंदोलन को प्रेरित कर रहे थे, चला रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। तो इस प्रश्न को लिखने का तरीका ये हो सकता है कि 1939 से पहले ही अफ्रीकी बुद्धिजीवियों, पेशेवर और सिविल सेवकों ने राष्ट्रवादी आंदोलन का आधार तैयार कर दिया था। यह बुद्धिजीवी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त और यूरोपीय लोकतांत्रिक आंदोलनों के समर्थक थे। यह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे लोकतंत्र के मूल्यों के संपर्क में आए और अपने देशों में उपनिवेश विरोधी आंदोलनों का समर्थन किया और उसके नेता बने। अब आप कुछ विवरण दे सकते हैं इस क्षेत्र में, अलग अलग इलाकों में जो प्रमुख जो देश निर्मित हुए, जो स्वतंत्र हुए, उपनिवेशवाद के जो शिकार थे वो स्वतंत्र हुए और उनको स्वतंत्र करने वाले जो प्रमुख लोग थे, उनके नामों की चर्चा आप यहाँ कर सकते हैं। इसमें प्रमुख रूप से ब्रिटिश पश्चिमी अफ्रीका में घाना की स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख राजनीतिक बुद्धिजीवी क्वामे नक्रुमाह थे। यानी घाना में जिन्होंने घाना के स्वतंत्रता संग्राम का जो नेतृत्व किया वह राजनीतिक बुद्धिजीवी वहां के थे, क्वामे नक्रुमाह। इन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन में रहकर राजनीतिक विचारों के संपर्क में आकर संगठन का निर्माण किया था। सेनेगल की स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बौद्धिक शिल्पी जो थे वह फ्रांस के एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और कवि लियोपोल्ड सेदेर सेनाघोर थे। नाइजीरिया के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व काम नमाडी अराजिकीवे ने किया था। ऐसा ही
गिनी की स्वतंत्रता में सेफो टाउरे और आइवरी कोस्ट के स्वतंत्रता युद्ध में फेलिक्स हाउबाउट बोइगुनी जैसे बुद्धिजीवियों ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में। इसके साथ 1945 के बाद उपनिवेशीकरण में तेजी आई। 1958 के बाद फ्रांसीसी आधिपत्य वाला पश्चिमी अफ्रीका, यानी फ्रांस के आधिपत्य में, यानी फ्रांस के उपनिवेशों के रूप में जो पश्चिमी अफ्रीका का हिस्सा था, उसमें कई टुकड़े हुए, कई अलग अलग देश स्वतंत्र हुए, जिसमें सेनेगल, मारिशियाना, माली, आइवरी कोस्ट, गिनिया और अन्य राष्ट्रों के रूप में उनका उदय हुआ। यानी वो अन्य राष्ट्रों के रूप में, यानी पश्चिम अफ्रीका जो है वो इन राष्ट्रों के रूप में विभाजित हुआ। और यह जो क्षेत्र था वह फ्रांसीसी आधिपत्य वाला क्षेत्र था 1958 में। ब्रिटिश आधिपत्य वाला पश्चिमी अफ्रीका जो था वह 1957 से 1961 के बीच सियरा लियोन और नाइजीरिया के स्वतंत्र राष्ट्रों में बट गया। यह तो वो नेता थे जिन्होंने इन देशों का निर्माण करने में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने देशों में, अपने अपने इलाके में जिन्होंने उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन चलाया और उसके अनुसार ये लगातार देश बने। और इस तरह से आपका एक प्रश्न, इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेकिन आपको उपसंहार के रूप में यह लिखना ही चाहिए कि हालांकि स्वतंत्रता के बाद भी यह देश अपने औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा अपने आर्थिक हितों के लिए पैदा किए गए जातीय संघर्षों से आज़ाद नहीं हो सके। वह गृह युद्धों में फंसे हुए हैं, जिससे उनका उचित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास संभव नहीं हो सका। निश्चित रूप से यह तो हुआ कि चाहे वो ब्रिटेन के उपनिवेश हों पश्चिमी अफ्रीका में, चाहे फ्रांस के उपनिवेश हों पश्चिमी अफ्रीका में, वहाँ के लोगों के सतत संघर्षों से वह आज़ाद तो हुए। बावजूद इसके उस आज़ादी का कोई खास अर्थ नहीं रह गया, क्योंकि इन औपनिवेशिक शक्तियों ने वहाँ पर अपने आर्थिक हितों को बेहतर बनाने के लिए, आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए लगातार इस बात के प्रयास किए कि वहाँ की जो जातीय व्यवस्था थी, जो वहाँ की कबीलाई, आदिवासी और जातीय व्यवस्था थी, उनके बीच सशस्त्र संघर्ष इन्होंने शुरू किए, उनके लिए हथियारों की सप्लाई करना शुरू किया। और वास्तव में इनका मूल उद्देश्य उस क्षेत्र की जो अपार खनिज संपदा है, उस खनिज संपदा का लगातार दोहन करते रहने की जो उनकी नीति थी वह उसको जारी रखना चाहते थे, और इसमें वह काफ़ी हद तक सफल रहे। और आज भी यह देश जो हैं वह राजनीतिक रूप से शांत देश नहीं कहा जा सकता इन्हें, क्योंकि आज भी इन देशों में से कई इलाकों में गृह युद्ध की स्थितियां हैं। और यह गृह युद्ध जो है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा संचालित हो रहे हैं जिन्होंने उन्हें वर्षों गुलाम रखा था। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।